हम लोगों ने जो कल तक स्टडी किया था उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि आपके पास जो टाइप्स ऑफ वेव हमने करनी थी, एक प्रोग्रेसिव वेव के हवाले से जो एनर्जी शिफ्ट करती है और एक स्टैंडिंग वेव जो एनर्जी शिफ्ट नहीं करती। फिर प्रोग्रेसिव वेव की दो टाइप्स आ गई थी, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं हमारे पास, एक ट्रांसवर्स वेव होती हैं। यहाँ हम स्टडी कर रहे थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होती हैं और ये आमतौर पर बनती हैं अलोंग आ स्प्रिंग और हवा के अंदर बनती हैं। और जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है ये क्रैश एंड ट्रफ वाली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर भी बनती हैं और किसी स्ट्रिंग के ऊपर भी बनती हैं। अब इसमें यह है कि क्रेस्ट वो पोर्शन होते हैं जो मेन पोजीशन से ऊपर होते हैं और ट्रफ जो मेन से लो पे होते हैं। ऑन द अदर साइड कंप्रेशन वो पोर्शन होते हैं जहां पर आपके पास क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होती है, और रेयर फ्रैक्शन वो पोर्शन होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में जहाँ क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल कम होती है। ग्राफ से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम ट्रांसवर्स वेव के ग्राफ क्रेस्ट एंड ट्रफ से शो करते हैं, और इसमें कंप्रेशन को हम क्रेस्ट से शो करते हैं और रेयर फ्रैक्शन को ट्रफ से शो करते हैं। ये तो सारी बातें थी जो हमने थोड़ा बहुत इनको डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पर इनका बातों का जिक्र, ये कंप्रेशन बना हुआ है आपके पास, और इस जगह पे ये बताया हुआ है कंप्रेशन जो है ये क्रेस्ट की तरह बिहेव करता है और रेयर फ्रैक्शन बिहेव करता है जस्ट लाइक ट्रफ, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी। और ये भी आप याद रखिएगा कि कंप्रेशन में प्रेशर हाई हो जाता है, ये लिखा हुआ है जगह, और रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर लो हो जाता है, क्राउडिंग ऑफ पार्टिकल कम जो हो जाती है इस वजह से। ठीक है जी। अच्छा, मजीद इसके अंदर ये है कि आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं, ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन वाली और क्रैश एंड ट्रफ वाली, इसलिए इनको प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। जब तक मीडियम नहीं होएगा ये ट्रेवल नहीं कर सकती मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि वेव्स की हमारे पास तीन फर्दर टाइप्स आती हैं। एक आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एक होती हैं ऐसे मैकेनिकल वेव्स, और एक होती हैं मैटर वेव्स। अब इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन्हें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, तो नो मीडियम लिख देता हूं मैं यहाँ पर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे कंसिस्ट करती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी ये होती है इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ होते हैं इसमें परपेंडिकुलर। अब ये ना सिर्फ आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बल्कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ भी परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ये वेव अगर इधर ट्रेवल कर रही हैं और इधर आपका लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनको हम ग्राफ या डायग्राम के जरिए मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस तरह ये ट्रेवल करती है, यानी कि आपस में एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में का एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इन दोनों का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ 90 डिग्री एंगल होता है, परपेंडिकुलर होते हैं। जहां तक दूसरी टाइप आ जाती है वो आ जाती है मैकेनिकल, और ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इनके लिए है कि इनमें मीडियम की जरूरत होती है प्रोपेगेट करने के लिए, और इनके अंदर फिर हमारी मजीद दो टाइप्स निकलती हैं, एक ट्रांसवर्स निकलती हैं और दूसरी कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं, कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल। और एक होती है आपको मैटर वेव्स। अब ये मैटर वेव क्या होती है, ये स्मॉल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो ये सीधे लाइन पे मूव नहीं करते बल्कि वो इस तरह मूव करते हैं, इस तरह से एक वेव की शक्ल में ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उनके साथ एसोसिएटेड जो वेव है ना उसको मैटर वेव कहते हैं। उसका लैम्डा जो होता है वेवलेंथ यानी h/mv के बराबर है। और ये मैटर वेव का कॉन्सेप्ट जो आता है ये डी ब्रॉगली ने दिया था। ठीक है जी। मैटर वेव में एनर्जी भी शिफ्ट होती है और मैस भी शिफ्ट होता है, मोमेंटम भी शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। ये वाइट टाइप है वेव्स की, मैटर वेव्स, जिसमें मैस शिफ्ट होती है। जो मैकेनिकल वेव्स हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वैसे भी मैस होती नहीं, क्योंकि वो आपको पता है मटेरियल लेस वेव्स होती हैं, एनर्जेटिक वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होती है। और मैकेनिकल वेव में ख़ास तौर से
जिसमें मीडियम मीडियम इन्वॉल्व है, उसमें भी मीडियम शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ आपकी एनर्जी और मोमेंटम शिफ्ट होता है। ठीक है, अब एमसीक्यू आ जाता है कि जी अगर चांद के ऊपर या सूरज के ऊपर एक्सप्लोजन हो रहे हैं तो हमें क्या क्या सुनाई देगा। जाहिर बात है हमें सिर्फ क्या नाम है वो जो एक्सप्लोजन है होता नजर आएगा, उसकी आवाज नहीं आएगी क्योंकि बीच में वैक्यूम है, और वैक्यूम की वजह से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता मैकेनिकल वेव होने की वजह से। ठीक है, अच्छा एक और चीज है एमसीक्यू में आ जाता होता है कि भाई आपका जो मैकेनिकल वेव है या साउंड वेव है कैन ट्रेवल, तो कैन ट्रेवल आ जाए तो वो सिर्फ मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। तो आ जाता है कैन ट्रेवल, तो जितने भी आपके पास पार्टिकल है मीडियम के उनमें ये ट्रेवल कर सकती है साउंड वेव, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। लेकिन अगर साउंड वेव की बात की जाए वैक्यूम के अंदर तो ये ट्रेवल नहीं कर सकती, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा जो फॉर्मूला इसमें यूज होता है वेव्स की मोशन के लिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये लिखा हुआ है सामने आपके, मैं हाईलाइट कर देता हूँ दिस वन। ठीक है, इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड की अगर आप बात करते हैं, अभी इसका जिक्र करेंगे, 332 मीटर पर सेकंड आमतौर पे हम लेते हैं, 332 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 332। आसानी के लिए 330 भी लेट कर लेते हैं ताकि वो 2 की कैलकुलेशन करना मुश्किल होता है, 330 की कैलकुलेशन करना विदाउट कैलकुलेटर ज़रा इजी होता है, लेकिन जवाब में हल्की सी वो वेरिएशन भी आ जाती है, तो आपको पता ही है। अच्छा, अब जो आपके पास ये v इक्वल टू एफ लैम्डा का फॉर्मूला है, ये तमाम किस्म की वेव्स के लिए वैलिड है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं चाहे वो मैकेनिकल वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में अलबत्ता आप इसको यूं लिखेंगे कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, v की जगह c ले लोगे, एफ लैम्डा, c फॉर स्पीड ऑफ लाइट होती है, और ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ लिखा हुआ है इधर लेफ्ट साइड पर, अगर आप देखो ज़रा। और जहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है, उसका जो स्पेक्ट्रा की बात हो रही है, तो आपको पता ही है, हम लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, रेडियो और माइक्रोवेव से शुरू करता हुआ इंफ्रारेड वेव से गुजरता हुआ विजिबल तक आता है, और विजिबल से आगे अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गैमा रे तक जाता है ये पूरा स्पेक्ट्रा। अब ये फुल स्पेक्ट्रम मैंने आपको इससे पहले वो मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है, और जो वहाँ एमसीक्यू इसके डिस्कस किए वही एमसीक्यू यहाँ भी इसके यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये आप उधर से भी देख लीजिएगा उसको। अच्छा आगे चलते हैं, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, अब जाहिर बात है डेंसर से रेयर में जा सकती है या रेयर से डेंसर में आ सकती है, इन आइदर केस लैम्डा तब्दील होगा। गौर से सुन लो, लैम्डा वेवलेंथ चेंज हो जाता है, इसकी वजह से स्पीड चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी पर मीडियम तब्दील करने से फर्क नहीं पड़ता, याद रखेंगे आप, चाहे ये वाटर वेव्स हैं, चाहे ये लाइट की वेव्स हैं, चाहे ये आपकी साउंड वेव्स हैं। वजह फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी है उसकी सोर्स की प्रॉपर्टी है, जब तक सोर्स चेंज नहीं करोगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी, ये पॉइंट याद रखेंगे आप। ये कब मैं बात कर रहा हूं, जब हम प्रोपेगेट कर रहे हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपेगेशन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर बात हो रही है, ये पॉइंट याद रखेंगे आप। अब वो फर्क क्या पड़ता है, जब आप डेंसर मीडियम में जाएंगे ना, रेयर मीडियम यानी कि कम डेंसिटी वाले से ज्यादा डेंसिटी वाले डेंसर मीडियम में एंटर होंगे, तो अब आपका वेवलेंथ डिक्रीज करता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है या स्पीड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया, और यही हाल साउंड वेव्स का भी होगा। इस पे एमसीक्यू आते रहते हैं, और एमसीक्यू उस तरह आ सकते हैं कि जो आपके पास वेव है, आपने मिसाल के तौर पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बात कर लेते हैं, उसका ऑपरेटस है, उसको आपने रखा हुआ है हवा में, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, अब उस ऑपरेटर्स को उठा के आप ले गए वाटर के अंदर, अब फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो लाइट के साथ, ऑब्वियसली अब जब वाटर में जाओगे तो किस चीज़ पे फर्क पड़ेगा, वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ आपका कम हो जाएगा।
ठीक है। इसी तरह बाहर आएंगे डेंसर मीडियम से तो वेवलेंथ जो कम हो गया तो बढ़ जाएगा। इस वेवलेंथ की बुनियाद पे स्पीड भी डेंसर में कम हो जाती है लाइट की और रेयर मीडियम में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी के अंदर। और सिर्फ साउंड के लिए भी यही कॉन्सेप्ट होगा? हाँ जी, साउंड के लिए भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। यानी साउंड कि जब साउंड में आपकी, लेकिन सुने, साउंड का जो हिसाब किताब है उसमें ये होगा कि अब जाहिर बात है हवा में जा रही है तो साउंड पानी में जब एंटर होगी तब ये बात होगी। ठीक है, और वैसे भी वाटर वेव्स के अंदर आपकी साउंड तो बड़ी आसानी से ट्रेवल कर जाती है, लेकिन जो ट्रांसफर वेव है ना आपकी वो ट्रेवल ही नहीं कर पाती साउंड के अंदर। अब वाटर के अंदर एक और चीज देख लें, वाटर में एक और कॉन्सेप्ट आता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, डीप और शैलो। लेकिन करने से पहले आपका कोई, मैं हम एक सवाल आप शुरू कर रही थी वो पहले बताएं मुझे। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ साउंड अगर रेयर से डेंसर में मूव करती है तो स्पीड बढ़ जाती है ना उसकी? रेयर से डेंसर में स्पीड कम होगी क्योंकि लैम्डा कम होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो लेकिन स्पीड कम सर हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी स्पीड फर्क ऑफ नहीं साउंड पड़ता। सॉलिड में तो ज्यादा होती है सॉलिड की एयर बात की नहीं हो रही निस्बत। यहाँ पर, सुनो सुनो, यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ ना इस वक्त, यहाँ जो बात हो रही है इस वक्त वो हो रही है एयर टू एयर, मुख्तलिफ डेंसिटी की बात करेंगे, दो अलग मीडिया की बात नहीं हो रही। सेम मीडिया की बात करें, सेम मीडिया में दो अलग मीडिया आ जाते हैं, यानी कि दो अलग डेंसिटीज आ जाती हैं सेम मीडिया में रहते हुए। साउंड का जहाँ तक हिसाब किताब है ना, साउंड तो वैसे भी दूसरे मीडिया में इस तरह एंटर भी नहीं होती जिस तरह हम बात करते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट बैक ज्यादा होती है और रिफ्रैक्शन इसके अंदर कम होती है, लाइट के अंदर यह मामला ज्यादा होता है। अब देखो हवा में जा रही है साउंड या वाटर में ही जा रही है, शैलो वाटर में उसी तरफ आ रहा था, शैलो वाटर है और एक डेंस वाटर है, और पानी के अंदर रहते हुए जो शैलो वाटर है वो आपका आमतौर पे डेंसर मीडियम कहलाता है और जो डीप वाटर है वो रेयर मीडियम कहलाता है। ठीक है, शैलो वाटर यानी कम गहरा पानी डेंसर कहलाता है और डीप वाटर रेयर कहलाता है। तो जब यहाँ पर आते हुए आप डीप वाटर से शैलो की तरफ आएंगे तो आप रेयर से डेंसर की तरफ आएंगे। अब मीडियम एक ही है, यहाँ पर मीडियम वाटर ही है ना, सिर्फ उसकी डेंसिटी पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इसी तरह एयर में आप ठंडी हवा और गर्म हवा का कंपैरिजन कर लें तब वो बात हमारी सही है जो हम कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए जब आप ठंडी और गर्म हवा के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो कहाँ स्पीड ज़्यादा होती है, ठंडी हवा में या गर्म हवा में। एक ही कमरे में ठंडी हवा भी होती है गर्म हवा भी होती है, नीचे फ्लोर पे हवा ठंडी होती है ऊपर हवा गर्म होती है। जी बताइए अब। गर्म है सर। ठंडी और गर्म हवा की बात कर रहा हूँ, दोनों तो मीडियम सेम है। अब स्पीड किस में ज्यादा होगी, ठंडी हवा में या गर्म हवा में, कोल्ड एयर में या हॉट एयर में। अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था, मैं उसको तो बाद में जाना चाह रहा था, ये फॉर्मूला है नोट करो। हाँ जी, यहाँ पे रिलेशन इनवर्स ऑफ डेंसिटी का लगता है। इसका मतलब जहां डेंसिटी ज्यादा है वहां स्पीड कम है। तो कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है, कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। अब ये तो आपको इस रिलेशन से पता लग रहा है ना। अब इसको अगर जो मैंने आपको लॉजिक दी जरा उसको सामने रखो कि आपके एक ही रूम में दो तरह की एयर्स मौजूद हैं, एक एक हॉट एयर है और एक कोल्ड एयर है, और आपकी जो साउंड है स्पीड जो आपकी साउंड है वो एयर हॉट एयर से कोल्ड एयर वाले रीजन में एंटर हो रही है, फिर क्या होगा जी बटे। आप डिक्रीज हॉट होगी। एयर रीजन से, हाँ जी एक मिनट, हॉट एयर से कोल्ड एयर में एंटर हो रहे हो, हॉट एयर की डेंसिटी कम है, कोल्ड की डेंसिटी ज्यादा है, स्पीड कम होगी या इंक्रीज करेगी। सोच समझ के जवाब दो, थोड़ा सा आप अभी क्लियर नहीं हो रहे हो जी। डिक्रीज कर रही है बेटा, तो सोचो ना, हॉट एयर है डेंसिटी कम है, ठीक है, कोल्ड एयर है डेंसिटी ज्यादा है, और हमने क्या पढ़ा अभी कि ज्यादा डेंसिटी वाले इलाके में अगर कोई वेव एंटर होती है तो उसका लैम्डा कम होता है, स्पीड कम हो जाती है।
अब लाइट का मसला ये है कि ये तो एयर से वाटर में भी एंटर हो जाती है बड़ी क्वाइट इजीली, लेकिन साउंड का वो चीज़ नहीं है, साउंड के अंदर वो चीज़ नहीं है। साउंड अगर एयर से वाटर में उस तरह एंटर नहीं होती जिस तरह लाइट एंटर होती है, तो इसलिए लाइट की रिफ्रैक्शन और साउंड की रिफ्रैक्शन में फ़र्क है। वजह क्या है? वजह नेचर है। लाइट की नेचर ट्रांसवर्स है और साउंड की नेचर लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्योंकि अभी हम आगे रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की तो मैंने जाना है। साउंड वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, तो जो रूल ट्रांसवर्स वेव की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में लगता है वो लॉन्गिट्यूडनल में नहीं लगता। इसलिए दोनों को अगर दो अलग मीडिया के लिहाज से देखोगे तो फिर फर्क जवाब आएगा। और मेरा बेटा कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर, क्लियर। क्योंकि नेचर में डिफरेंस है ना, एक आपकी आ जाती है ट्रांसवर्स नेचर और एक आती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर। इसे दोनों को एक ही रूल पे रख के आपने नहीं करना। हाँ, दोनों का रूल तब एक होगा जब वो मीडियम आपका एक रहेगा, मीडियम एक रहेगा, उसमें डेंसिटी चेंज होगी, फिर ये रूल हमारा आराम से लग जाएगा। तो आपने ओके न्यूमेरिकल सर। या एमसीक्यू जो भी आएगा ना, ये देख लेना मीडियम चेंज हो। अगर ये सवाल साउंड का है और मीडियम चेंज हो रहा है, फिर तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी कि जी आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसर मीडियम में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में नंबर 2 पे होती है, और सबसे कम स्पीड साउंड की एयर में होती है या गैसेस में होती है। ये साउंड की, क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, अब सिर्फ एक मीडियम के अंदर रहते हुए बात करते हैं। एक मीडियम का मतलब है लाइट आ रही है पानी के अंदर से ही और डीप से शैलो में एंटर होती है, वो लाइट है। ठीक है, इसी तरह साउंड भी आ रही है डीप से शैलो की तरफ। अब दोनों का बिहेवियर सेम होगा, अब दोनों का बिहेवियर सेम है क्योंकि मीडियम सेम है, डेंसिटी में थोड़ा बहुत फर्क है। इसी तरह लाइट आ रही है और क्या नाम है आपके एयर में आ रही है और वाटर में एंटर होती है, ये अलग फिनोमेना आ गया। अब आपकी साउंड आ रही है और वाटर में एंटर होती है, यहाँ फिनोमेना बिल्कुल डिफरेंट ट्रीट होगा। लाइट की फ्रीक्वेंसी और साउंड की फ्रीक्वेंसी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक बेसिक रूल है दोनों का। अलबत्ता लाइट जब एयर से वाटर में एंटर होगी, स्पीड कम हो जाएगी, लैम्डा कम हो जाएगा। साउंड का उल्टा मामला हो जाता है, अगर एयर से वाटर में जाते हैं डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होने की वजह से, यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी काउंट करना पड़ेगा, और स्पीड ऑफ साउंड वाटर में ज़्यादा होती है एयर के मुकाबले में। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। तो मीडिया, दो बातें ध्यान में रखोगे आप लोग। टाइप ऑफ वेव जिसके ऊपर सवाल आया है कि ये मैकेनिकल वेव है और उसमें भी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसफर वेव है, इनमें से किसका सवाल है? यानी लाइट ट्रांसवर्स की नेचर में चली जाती है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल में चली जाती है। दूसरा, मीडियम तब्दील हो रहा है या खाली डेंसिटी तब्दील हो रही है? क्योंकि मीडियम तब्दील होता है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी चेंज हो जाता है। दैट्स ऑल। अब ये डीप और शैलो वाटर का भी समझ आ गया होगा। तो ये डेंसर और रेयर मीडियम होते हैं, इसमें डीप वाटर रेयर और शैलो वाटर डेंसर मीडियम होगा। तो वही कहानी चलेगी जो हवा और पानी की चले। इसमें अब आप डेंसर में जब जाओगे तो देखो ये वेव आ रही है, इसको यूं बना लेते हैं, ये वेव आ रही है, जैसे ये इस इलाके से आगे बढ़ेगी, ये लाइन मैं डॉटेड में शो कर दी, इसको आगे लेके जाऊंगा तो इसका जो लैम्डा है वो छोटा हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा दूसरे के। ठीक है, लैम्डा कम हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, ये चीज होगी। ये जनरल वेव का है, वाटर वेव का साथ भी है, वाटर की सरफेस पे वेव बनती है, उसके लिए भी होगा, लाइट के लिए भी होगा। ठीक है, डीप और शैलो वाटर में, और साउंड के लिए भी, तीनों में एक ही बात चलेगी। लेकिन ये तीनों फिनोमेना वाटर के अंदर हो रहे हैं, बाहर नहीं हो रहे। और अगर आप बाहर से अंदर आते हो फिर वो ये वाला मामला होगा, ये वाली डायग्राम। इसमें सब कुछ हम जो पढ़ते हैं लाइट के लिए पढ़ते हैं, साउंड के लिए नहीं पढ़ते इस केस में। अच्छा जी, अब आप आगे आ जाए जरा। अच्छा, ये बातें यहाँ हाईलाइटेड हैं सारी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनको। ये बातें जहाँ लिखी हुई हैं, ये लिखी हैं जो हम अभी डिस्कशन सारी कर रहे थे, ये वाली और ये वाली। ठीक है, अब आगे आ जाए आप लोग। अच्छा जी,
मजीद इसके अंदर ये तो एमसीक्यूज हैं, ये तो आप लोग देखोगे अभी बैठकर खुद ही, जब मैं ये शेयर कर दूंगा फाइल आपके साथ। ठीक है, ये आपके पास आ गया है कि जी रिफ्लेक्शन का टॉपिक आ गया ऑफ वेव्स का। अब यहाँ पे आपने वो बातें पढ़नी है जिसका सवाल आ गया था दरमियान में कि आपकी एक वे। अब देखो यहाँ भी दो चीजें हैं। अभी मैं जो रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेव्स की, लॉन्गिट्यूडिनल की डिस्कस नहीं कर रहा। ट्रांसवर्स वेव की रिफ्लेक्शन, जो कुछ मैं ट्रांसवर्स वेव में पढ़ाऊंगा उसको उल्टा देना, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए सही हो जाएगा। कैसे? देखो, एक रस्सी है, आपने दीवार से बांधी हुई, उसमें एक क्रैश आ रहा है दीवार की जानिब। दीवार डेंसर मीडियम है मुझे पता है, और रस्सी रेयर मीडियम है। जब ये आके यहाँ टकराएगा और पलटेगा वापस, तो ये जो आपको क्रैश नजर आ रहा है ये किस में चला जाएगा? ट्रफ बन के वापस पलटेगा। ठीक है, यानी फेस चेंज कितना आ गया? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का पाथ डिफरेंस निकाला जाए वो लैम्डा बाय 2 निकलता है। इसका फॉर्मूला अगर निकाला जाए तो वो होता है जी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। इसके ऊपर आप वैल्यू पुटअप करो, थीटा की जगह 180 लगा दो, या 180 की जगह आप इसकी वैल्यू होती है पाई बाय पाई। 180 का मतलब खाली पाई भी होता है, इसको पाई में भी लिख सकते हैं हम। पाई पुटअप करो यहाँ थीटा की जगह पे, ये देखो यहाँ अगर मैं पाई पुटअप करके आपको सॉल्व करूंगा तो ये आपका जो एक्स है ना लैम्डा बाय 2 आएगा। थीटा की जगह मैंने पाई लगाया, 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, पाई पाई से कटा और एक्स का जवाब लैम्डा बाय 2 आ गया। वैसे ज़्यादा आसान तरीका इसका याद करने का, ये लैम्डा है, लैम्डा का मतलब 360 डिग्री होता है, जिसका मतलब 2 पाई रेडियन होता है। अब इसको 2 पे डिवाइड करो लैम्डा को, तो लैम्डा बाय 2 180 डिग्री बन गया, जिसका मतलब पाई रेडियन बन गया। इस लैम्डा को डिवाइड करो 4 के ऊपर, तो लैम्डा बाय 4 बन जाएगा आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, 90 डिग्री, जो कि बन जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। और याद रखना लैम्डा पाथ डिफरेंस है, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6 से जो आते हैं ये फेज डिफरेंस है। और रिलेशन मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये वाला इस तरह हल कर लो, या ये जिस तरह डायरेक्ट तरीका है इसके जरिए हल कर लो। दोनों मेथड है आपके पास, दोनों से आप हल कर सकते हो क्वाइट इजीली। ठीक है, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे क्रैश आएगा ट्रफ जाएगा जब डेंसर मीडिया की बाउंड्री से रिफ्लेक्शन होगी। अच्छा, अगर ये रिफ्लेक्शन होती है रेयर मीडिया, ये रेयर मीडियम है फर्ज कर लें, और यहां से वेव आ रही है जी ये डेंसर मीडियम से आ रही है, क्रेस्ट आ रहा है, तो टकराने के बाद ये क्रेस्ट ही बन के वापस पलटेगा। इसका मतलब है थीटा में कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्रेस्ट आएगा डेंसर मीडियम से, रेयर मीडियम की सरफेस पे टकराएगा, तो क्रेस्ट ही वापस जाएगा। ये मामला किसका है? ट्रांसवर्स वेव का। अब हम याद करना चाहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मामला, तो भाई उल्टा कर दो। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अगर आप डेंसर मीडियम से टकराते हैं और पलटती है वेव डेंसर मीडियम से टकरा कर, यानी हवा में आ रही है वेव, साउंड वेव, और दीवार से टकरा के पलटती है, रिफ्लेक्ट करती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधर ट्रांसवर्स में 180 डिग्री का फर्क पड़ रहा था, तो लॉन्गिट्यूडिनल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कह रहा हूं ट्रांसफर याद कर लो, लॉन्गिट्यूडिनल उसका उलट होगा। और अगर डेंसर में ट्रेवल करती हुई वेव आ रही है, वाटर में आ रही है और पानी की सतह से टकराती है हवा में आने के लिए, तो जब पानी में पलटेगी तो जो कंप्रेशन है रेयरफेक्शन हो जाएगा, रेयरफेक्शन कंप्रेशन बन जाएगा। ये बात समझ आ गई बेटा यहां तक रिफ्लेक्शन के अंदर? चलें जी फिर आगे चलते हैं। खामोशी रजामंदी होती है, समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये रिफ्लेक्शन के हो गए फिनोमेना। अब इसके अंदर अगर आप ये तो रिफ्लेक्शन था, अगर आप रिफ्रैक्शन की बात करोगे तो हम पीछे बात करके आ गए हैं। ठीक है, यानी जब आप एक मीडियम से अगले मीडियम में एंटर होते हैं, अगले मीडियम का मतलब है हवा से जाते हैं उसके अंदर, वाटर के अंदर, तो आपकी वेव बेंड करती है, आपकी वेव बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये बात याद रखेंगे, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती है। ठीक है, खासतौर से लाइट की अगर बात की जाए, ये ज्यादातर लाइट के लिए मामला आता है।
कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंडिंग होती है इसकी। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आ गए हैं स्पीड ऑफ साउंड। ये वो जो न्यूटन और लैपलास करेक्शन वाला आर्टिकल है। स्पीड ऑफ साउंड का जो जनरल फॉर्मूला है वो तो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू अंडर ई ओवर रो, जिसके मुताबिक आपका जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिक के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी, और डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये वो बात है जो मैंने लिखी हुई यहाँ पे, जो आप सवाल अभी कर रहे थे, सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा, लिक्विड में नंबर 2 पर, और गैसेज में नंबर 1 पर। ये है वो चीज, ये जरा नोट कर लो। क्योंकि जब हम गैसेज, लिक्विड और सॉलिड का कंपैरिजन करते हैं तो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप कंपैरिजन करोगे स्पीड ऑफ साउंड का एक ही मीडियम में रहते हुए, गैस के अंदर रहते हुए करोगे, फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो सेम हो जाएगा गैस के अंदर रहते हुए, फिर डेंसिटी का फर्क आ जाएगा। फिर स्पीड डेंसिटी पे डिपेंड करती है। खाली सॉलिड का सॉलिड से कंपैरिजन करोगे डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। तो जहां डेंसिटी ज्यादा वहां स्पीड कम, जहां डेंसिटी कम वहां स्पीड ज्यादा, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है तब। यानी अब आ जाओ एयर के अंदर, हॉट एयर, कोल्ड एयर, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मिसाल ले लो। ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होती है, 16 गुना ज्यादा होती है हाइड्रोजन के मुकाबले में, तो हाइड्रोजन में स्पीड 4 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, ये कैसे मैंने बता दिया जुबानी एकदम से, इसकी कैलकुलेशन मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको भी याद हो। इसी फॉर्मूले को ये यहाँ लिखा हुआ है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर रो। जरा देखें, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऊपर आएगा और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर आप अच्छा डेंसिटी है ना, अब चूंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और वॉल्यूम से सेम होगा ना, तो डेंसिटी की जगह मैं मॉलिक्यूलर मास लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो इस तरह से लिखा जाएगा कि डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चूंकि कांस्टेंट है तो डेंसिटी की जगह पे मैं मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकता हूँ। अगर मॉलिक्यूलर मास की मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू, यहाँ पुटअप कर दो जरा। ऑक्सीजन का 2 है ना आइटम, तो 16 16 32 होगा ऊपर, नीचे आ जाएगा आपके पास 2, इसको डिवाइड करोगे ये 16 आएगा, और 16 का 16 ओवर 1, इसका अंडर रूल हो गया तो 4 ओवर 1। तो इस फॉर्मूले से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हाइड्रोजन में स्पीड 4 टाइम लार्जर होगी ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड। ये प्रूव कर दिया मैंने, लेकिन नोट कर लें, इसकी छोटी सी कैलकुलेशन है। इस तरह आप किसी भी दो गैसेस के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हल्की गैस में स्पीड ज्यादा होती है और भारी गैस में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। ठीक है, इसी तरह आपकी जो मॉइस्ट एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है कम? हाँ जी, मॉइस्ट एयर जिसमें वाटर शामिल होता है, कम, ज्यादा नहीं कम। इसलिए ये थोड़ा आपने ध्यान में रखना है। मॉइस्ट एयर, जो बच्चे कहते हैं जी उसमें पानी शामिल होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, नहीं, उसकी डेंसिटी कम होगी आम ड्राई एयर के मुकाबले में, थोड़ा सा फर्क याद रखिएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं मजीद। एक न्यूटन फार्मूला है, एक लैपलास फार्मूला है। न्यूटन ने अपना फार्मूला जो बनाया था, उसकी जो कैलकुलेशन की बेस थी वो था आपका बड़ा मशहूर और मारूफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कब लगता है? जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है। न्यूटन ने ये बात एज्यूम की थी कि जब ये प्रोपेगेट करती हैं साउंड वेव्स हवा के अंदर, अब देखो ये सारी कहानी हवा के अंदर हो रही है, मतलब गैसेस के अंदर हो रही है। ये जितनी हम कहानी पढ़ेंगे अब ये गैस के हवाले से अब कहानी चलेगी। ठीक है, तो ये रूल आप यार लॉज जो मैं यहाँ बोलूँगा ये गैस के हवाले से चल रहे हैं, सॉलिड या लिक्विड के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, तो जब साउंड वेव ट्रेवल करती है एयर में तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, और रेयरफेक्शन में प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। कहीं एक तरफ प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है, और दूसरी तरफ प्रेशर कम हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब न्यूटन ने ये बात एज्यूम की कि क्योंकि एयर का जो
प्रॉपर्टी है वो नॉन कंडक्टिंग होती है हीट के मामले में। तो उसने कहा इसका मतलब है यहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं इनवर्सली और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो लॉ कौन सा लगता है, बॉयज लॉ। इसलिए उसने पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बॉयज लॉ। और इस बॉयज लॉ को सामने रख के जब उसने कैलकुलेशन की तो उसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या आया, उसका रिजल्ट बड़ा सिंपल सा आया कि वो जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना फॉर्मूले वाला ई, ये इक्वल टू आ गया प्रेशर पी के। प्रेशर ये एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर की वैल्यू फॉर एयर के लिए एस टी पी के ऊपर याद है किसी को, 1.01 10 पावर 5 पास्कल ये वैल्यू होती है, 1.01 10 पावर 5 पास्कल। अब E को P के बराबर करके जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू, अब E ओवर रो था ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ओवर रो, तो इसकी जगह बन गया प्रेशर ओवर रो। अब इसके अंदर जब वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन की गई तो आंसर आया 280 280, ये लिखा हाईलाइट हुआ है जगह 280 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आया। असल आंसर था 332 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 16% का इसमें एरर आ गया। क्यों आ गया एरर, इसका मतलब है एजम्पशन सही नहीं था, एजम्पशन में कहीं मसला है। ठीक है, चलिए एजम्पशन में क्या मसला है वो फिर दूर किया लैपलास ने। लैपलास ने कहा ठीक है, मान लिया आपकी साउंड वेव ट्रेवल करती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के ऊपर। कंप्रेशन में जनाब प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है, रेयरफेक्शन में प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। लेकिन जहां क्राउडिंग होगी पार्टिकल्स की, जहां प्रेशर बढ़ रहा होगा कंप्रेशन के अंदर, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है पीछे, जरा एक मैं यहाँ पे थोड़ी सी साफ सुथरी जगह पे आ जाता हूँ, इधर जी, इधर आप देखें जो खाली जगह है, आप लोगों ने एक बात पढ़ी हुई है कि जो प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है और ये प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका प्रेशर बढ़ता है कंप्रेशन के अंदर तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और रेयरफेक्शन में जहां प्रेशर डिक्रीज करता है, फॉल करता है, वहां टेम्परेचर कम हो जाता है। अब ये फिनोमिना कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनने का इतनी तेजी से अगर करता है कि ये जो हमारा कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ गया, उस यानी हीट बढ़ गई, उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो हीट ट्रांसफर हो साथ वाले एडजेसेंट रीजन में और टेम्परेचर को बैलेंस कर सके, कांस्टेंट कर सके। तो यहां पर लैपलास ने कहा टेम्परेचर does not remain constant during the propagation of sound wave, rather than heat energy का जो चेंज है वो जीरो या हीट एनर्जी कांस्टेंट रहती है। हीट एनर्जी ना तो एंटर होती ना लीव करती है अपनी जगह से, जहां है वहीं रहती है जहां की एनर्जी है। तो ये सिस्टम कौन सा बन गया जिसमें हीट एनर्जी कांस्टेंट रह जाए, डेल्टा क्यू जीरो हो जाए, एडियाबेटिक, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो लैपलास ने कहा कि जी आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो बॉयज लॉ नहीं, वो एडियाबेटिक लगाना है, जो होता है पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पे गैमा असल में सी पी और सी वी की रेशियो है, और ये आपको पता ही है। ये मोलर स्पेसिफिक हीट से आगे जाके हमारा चैप्टर आएगा उसका, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का, उसमें जाके हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे रिलेशंस हैं मोनोटॉमिक गैसेस के लिए, डायटोमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए जो वाइब्रेट नहीं करती है। इसका एक टेबल है, बल्कि इसका टेबल मैं आपको यहाँ दिखाई देता हूँ, आप लोग जरा इसको नोट ही कर लो, अभी नोट कर लो, बाद में भी तो नोट करना ही है आप लोगों ने। ठहर जाओ एक मिनट, ये है टेबल जी, ये जरा टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट उतार लो, ये ज़बानी वैल्यूज याद करनी है। ये वैल्यूज हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन के चक्कर में पढ़ने के बजाय आप इनको ज़बानी याद कर लोगे तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें पहली मोनोटॉमिक गैस नजर आ रही है, उसके लिए गामा 1.67 या 5/3 है, 5/3। बस ये 5/3 याद हो जाए तो आपको CV और CP याद हो जाता है, क्योंकि अगर आप
सी पी ओवर सी वी है ना, तो 5/2 करोगे तो सी पी का आंसर बन जाएगा, 3/2 करोगे तो सी वी का आंसर बन जाएगा। 2 दोनों में कॉमन है, कटने के दौरान कट जाता है, आर भी कट जाता है साथ में, तो आपके पास गैमा का आंसर आ जाता है। तो ये खाली गैमा याद करके आप सी पी और सी वी भी याद कर सकते हो टेबल का। अगर डायटोमिक की बात करते हो तो 1.4 7/5 आ रहा है। अब 7/5 आ रहा है तो 7/2 आर करूंगा तो ये मेरा सी पी बन जाएगा ये वाला, और नीचे 5 है ना इसके, ये वाला 5, तो 5/2 आर करूंगा तो सी वी बन जाएगा। जो लास्ट वन है पोलिटोमिक 4/3 है, तो 4/3 में ये 4 है और ये 3 आ रहा है। और सबसे नीचे आपको नजर आ रही है सर्टन गैसेज है विच डू नॉट वाइब्रेट, जिनमें वाइब्रेशन नहीं होती, उनके लिए फिर ये 1.29 इसका आंसर चलता है। ठीक है, तो ये अब जरा टेबल याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट डाल लिया होगा आप लोगों ने अब तक। अब जरा वापस आते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये आपका जब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में इसका जिक्र आएगा दोबारा से, लेकिन उस वक्त मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि आपको ये आना चाहिए उस लम्हे, ठीक है, याद होना चाहिए। अच्छा जी, अब इधर आ जाए, ये चीजें हो गई हैं। तो पीवी गैमा को सामने रख के जब कैलकुलेशन की लैपलास ने, तो उसने ये साबित की कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ना वो गैमा पी के बराबर है। और इसको जब उसने फॉर्मूले में पुट अप किया तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया उसके मुताबिक गैमा पी ओवर रो, और यहाँ जो आंसर आया 333 आ गया, जो 332 के नजदीक 3 आंसर था। ठीक है, ये हो गया आपके पास। फिर इसकी आ जाती है डिपेंडेंस स्पीड ऑफ साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, प्रेशर जितना भी आप कम ज़्यादा कर दो। एमसीक्यू यूँ आता है भाई कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 डिग्री सेंटीग्रेड है, मीटर पर सेकेंड है, और उस वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम था। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डबल कर देते हैं 2 एटीएम, एटीएम का मतलब होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जी स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, वही रहेगी 332 रहेगी, क्योंकि प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। वजह क्या है प्रेशर पे इफेक्ट ना होने की, अब जरा उसको डिस्कस करते हैं जी। लैपलास करेक्शन के बाद अब आपके पास ये आ गए इफेक्ट के आ गए। इफेक्ट में सबसे पहले हम प्रेशर का इफेक्ट चेक करने जा रहे हैं। इसकी 2 लॉजिक्स आप आमतौर पे नोट कर सकते हो। नंबर 1, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी उसी प्रोपोर्शनैलिटी से बढ़ेगी, तो रेशियो क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी। दूसरी वजह देखो, रो का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जरा फॉर्मूले में पुटअप करो वी के, वी इज इक्वल टू अंडर रूट पी ओवर, और नीचे में पुटअप कर दूंगा मास ओवर वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऊपर ले जाओ, पी वी ओवर मास। अब ये रिलेशन में साफ बता रहा है प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम होता है, तो पी वी का फैक्टर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो पी वी कांस्टेंट रहेगा तो एम पहले ही कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, या स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट हो जाएगी। यानी प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं है स्पीड ऑफ साउंड का। ठीक है, डेंसिटी, अब डेंसिटी का रिलेशन निकालेंगे तो शर्त है एक, आपने फिर वही अगेन वही बात आ गई, 2 अलग मटेरियल को आपस में कंपेयर नहीं करना, 2 अलग मटेरियल्स को आपस में कंपेयर नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ध्यान में रखना पड़ता है। डेंसिटी का रिलेशन ये है अंडर रूट 1 ओवर अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के साथ रिलेशन इनवर्स से मैं अभी पढ़ा के आया हूं आपको, लेकिन इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें मटेरियल सेम है। ये सिर्फ गैसेस के अंदर बात कर रहे हैं, या खाली लिक्विड के अंदर बात कर रहे हैं, या खाली सॉलिड्स के अंदर बात कर रहे हैं। लिक्विड का गैस से, गैस का सॉलिड से अगर कंपैरिजन करोगे तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा, नंबर 2 पे फिर लिक्विड में, नंबर 3 पे गैसेस पे, पीछे मैं पढ़ाकर आ चुका हूं। तो ये 3 हो गए। अब सबसे मशहूर मारूफ इफेक्ट टेम्परेचर का। जब हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के अंडर रूट के साथ स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये रिलेशन है। 2 टेम्परेचर ले लें जी, T1 T2 के ऊपर, तो V1 ओवर V2 अंडर रूट T1 ओवर T2 के बराबर होगा। और अगला रिलेशन ये वाला है, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 T, मतलब
टेम्परेचर में 1 डिग्री का अगर आप चेंज करते हो, 1 डिग्री का, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्पीड ऑफ साउंड में 0.61 मीटर पर सेकंड या 61 सेंटीमीटर पर सेकंड का असर पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाएगी, कम होने पर कम हो जाएगी। ठीक है, एक ये चीज आ गई। बाज़ एक बड़ा मशहूर सवाल आता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी जो भी स्पीड है, किस टेम्परेचर पे जाकर ये डबल हो जाएगी स्पीड, यानी यहाँ का स्पीड v है तो कौन सा टेम्परेचर हाई हो जिस पर ये 2v बन जाएगी। इसको करने का एक तरीकाकार ये है कि आप पहले तो उसको कन्वर्ट करें केल्विन में, 27 को 273 इसमें जमा कर दें, 27 में 273 ऐड करें तो ये 300 बन जाएगा, एक चीज। ठीक है, अब फॉर्मूला आप लगाएंगे वही वाला जो ऊपर लिखा हुआ है, v1 ओवर v2 t1 ओवर t2 का अंडर रूट। ठीक, v1 की जगह तो आप v1 लगा दोगे और v2 की जगह 2v1 लगा दोगे, डबल हो जाएगी ना स्पीड। t1 फिलहाल t1 रहने दो, t2 की जगह t2 रहने दो। अभी मैं वहां 300 नहीं आ रहा, इसी को ऐसे हल कर रहा हूँ। इसका स्केयरिंग बोथ साइड कर लूंगा तो 1/2 का स्केयर 1/4 आ गया, t1 ओवर t2। अब देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, t2 इज इक्वल टू 4t1, यानी कि 300 आया ना मेरा t1, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1200 हो जाएगा। तो t2 केल्विन में 1200 केल्विन आएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड में जवाब निकालना है तो 273 इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा, 273। जी 273 माइनस करके बताओ क्या जवाब आ रहा है। 1200 में से 273 माइनस करो जल्दी से। जी बेटा कितना आ रहा है डिग्री में, 1200 को ऊपर रख के 273 से माइनस कर दो, 927 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यहां से आपका शॉर्टकट निकल आता है इस जगह से। हाई टेम्परेचर पे आपने स्पीड निकालनी है और शर्त यह है कि दोनों टेम्परेचर केल्विन में होने चाहिए, तो यहां पर आप n²T1 ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है बेटा जी, ये शॉर्टकट आ गया। आप केल्विन में कन्वर्ट करें और जितना आपको कहा गया, डबल कहा गया है तो n का स्केयर दें, 2 का स्केयर 4 कर दें, ट्रिपल कहा गया है तो 3 का स्केयर 9 कर दें, एंड सो ऑन। ये बात समझ आ गई सबको, ये याद कर लो, शॉर्टकट से कर लो या फॉर्मूले से कर लो, और नॉट डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने दोनों तरीके बता दिए, दोनों ही सही है, दो जौन सा याद रह जाए आपको। हाँ, इसमें एक चीज है, जब आप जवाब चूज कर रहे होंगे तो जवाब में ये 1200 का जवाब भी हो सकता है, 927 भी हो सकता है, और इसको फ़ारेनहाइट में भी लिखा जा सकता है आपको घुमाने के लिए। ठीक है, ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन भी बन सकती है, बोथ वाली भी बन सकती है, कोई एक ऑप्शन भी बन सकती है। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, उसके लिए ये है कि आपको ये रिलेशन आने चाहिए। देखें, मैं लो और हाई टेम्परेचर के हिसाब से फॉर्मूले ड्राइव कर देता हूं। डिग्री सेंटीग्रेड का हाई टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ 0 डिग्री होता है। केल्विन में ये 273 होता है, यानी कि 273 0 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, इधर 373 आ जाता है केल्विन, ये केल्विन है दोनों। और इधर आप आते हो तो इधर 32 आ जाता है, उधर 212 आ जाता है। अब यहाँ पे टोटल डिवीजन होती है इसमें 180 की फ़ारेनहाइट की, और यहाँ इन दोनों में 100 की डिवीजन होती है। अब आप फर्स्ट को लो, यहाँ पे कोई टेम्परेचर है, ये C है हाई टेम्परेचर, ये F है और ये K है, तो C माइनस 0 ओवर टोटल डिवीजन 100 इज इक्वल टू, यहाँ F जहाँ किया है ये मैंने उल्टा कर दिया, थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूँ, उसको F की जगह K करना है और K की जगह F करना है। इधर करो K और इधर करो F। जी, तो आगे आएगा आपके पास K माइनस 273, K माइनस 273 ओवर 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 ओवर 180। अब इन दो का रिलेशन लिखो जरा, C 0 100 कट जाएगा आपस में, C इज इक्वल टू K माइनस 273, ये डिग्री की केल्विन में, केल्विन की डिग्री में कन्वर्जन आ गई। इन दोनों का लिखो आपस में, K माइनस 273 ओवर 10
इज इक्वल टू एफ माइनस 32/18 और मजीद डिवाइड करके ऑब्वियसली ये 5 बन जाएगा और ये 9 बन जाएगा। और इस तरह आपके पास केल्विन और फ़ारेनहाइट के रिलेशन आ गए। अगर डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट का निकालना तो इन दो को कंपेयर कर लो, तो C ओवर इसी तरह यहाँ 5 कर दो, F माइनस 32/9 आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? यानी फॉर्मूला आपको याद करने के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, आप इसे ड्राइव कर सकते हो। रट्टा मारना चाहते हो रट्टा मार लो। अब फ़ारेनहाइट का आंसर गिवन हो, डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो इस F की जगह आपने फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट अप करनी, डिग्री के लिए हल कर लेना है। एक बड़ा मशहूर सवाल आता है इन दोनों में, इन दोनों के अंदर कि किस टेम्परेचर के ऊपर डिग्री और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। तो C बराबर है F बराबर है X करके हल कर लो, X ओवर 5 X माइनस 32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x 5x माइनस 5 2 10 1 कैरी 16 ये आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लें आप लोग, तो ये 5 उधर जाके आ जाएगा, आपके पास 4x आ जाएगा माइनस 160 और ये डिवाइड करके माइनस 40 आएगा। यानी माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट का आंसर बराबर होते हैं। इस तरह आप निकाल सकते हो। जी ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस सर। तो अच्छा जी, अब इसमें आगे आ रहा है कि जब आपकी वेव सुपरपोज करती हैं, मिलती हैं आपस में, तो 3 किस्म के फिनोमेना होते हैं। एक इंटरफेरेंस का है, एक बीट्स का है और एक स्टेशनरी वेव्स का है। इंटरफेरेंस में शर्त यह है कि दोनों वेव्स बिल्कुल एक जैसी होंगी। इंटरफेरेंस में जो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं वो एक जैसी होंगी, 4 चीजें उनकी सेम होंगी। नोट करो एमसीक्यू के हवाले से। नंबर 1 उनकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि पैरेलल जा रहे होंगे, लाजमी है। ये एक वेव इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक ही पॉइंट की तरफ दोनों ट्रेवल कर रही है, तो ये भी डायरेक्शन सेम में आता है पॉइंट। डायरेक्शन सेम होगी। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी सेम होगी। नंबर 3 एम्पलीट्यूड सेम होगा। और नंबर 4 लैम्डा सेम होगा। एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, लैम्डा भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तब वेव जब आपस में सुपरपोज करेंगी, मीट करेंगी, मिलेंगी, मिक्सअप होंगी, तो इस किस्म की मिक्सअप होना या मिलना या मीट करना इंटरफेरेंस कहलाएगा, क्योंकि कहीं पे ये एक दूसरे के इफेक्ट को एनहांस करेंगी, कहीं पे कम कर देंगी। जहां इफेक्ट बढ़ जाएगा वो कंस्ट्रक्टिव, जहां कम हो जाएगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। कंस्ट्रक्टिव की जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन होती है वो ये होती है कि डेल्टा एस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। इधर जो डिस्ट्रक्टिव में है डेल्टा एस ऑड मल्टीपल, यानी कि 2n+1 मल्टीपल होता है लैम्डा बाय 2 का। ठीक है, अगर n लैम्डा को मैं एंगल्स के लिहाज से देखूं, एंगल्स के लिहाज से, तो ये सारे एंगल इवन मल्टीपल बनते हैं, यानी कि 0 बनता है, 2 पाई बनता है, 4 पाई बनता है, और उधर जो एंगल बनते हैं वो पाई बनता है, 3 पाई बनता है, 5 पाई बनता है एंड सो ऑन। तो दोनों लिहाज से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बीट्स में सिर्फ एक चीज होगी कि फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा कोई फर्क होगा, ये फर्क 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिटेक्टेबल बीट्स के लिए 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत फर्क होगा फ्रीक्वेंसियों में। तब जो इंटरफेरेंस है जिसमें फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत फर्क है वो बीट्स कहलाती हैं। बीट्स में क्या होता है, पीरियोडिकली आपका जो लाउडनेस लेवल है फॉल और राइज करता है, राइज कर रहा है, फॉल कर रहा है, एक राइज एक फॉल एक बीट है। और बीट फ्रीक्वेंसी जो आपकी है, याद रखिएगा, वो डिफरेंस ऑफ बोथ फ्रीक्वेंसीज के इक्वल होता है। यानी एक ट्यूनिंग फोक 240 का, एक 243 का है, तो इनके दरमियान नंबर ऑफ बीट्स कितनी होंगी? 3 बीट्स हैं। 3 दफा इंटेंसिटी या लाउडनेस राइज करेगी, अल्टरनेटिवली ये 3 दफा फॉल करेगी। स्टेशनरी वेव में फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी हो, एम्पलीट्यूड भी एक जैसा हो, वेवलेंथ भी एक जैसा हो, डायरेक्शन एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, अलोंग द सेम लाइन, ऑपोजिट डायरेक्शन, एक वेव इधर से आ रही हो और एक इधर से आ रही हो। तब जब ये मीट करेंगी तो खास फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, पर्टिकुलर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, हर एक पर नहीं, पर्टिकुलर सेट के ऊपर ये स्टैंडिंग वेव्स बनाएंगी लूप्स की शक्ल में। जो सेगमेंट्स होंगे ना वो ये लूप्स की शक्ल में बनेंगे। इन लूप्स के अंदर
जहाँ एम्पलीट्यूड सबसे कम है, यानी कि सेंट जो यहाँ कोने नजर आ रहे हैं वो नोड्स होते हैं, और जहाँ पे आपको ये खुला पोर्शन नजर आ रहा है ये एंटी नोड है। ये वाले एंटी नोड में एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, नोड में कम होता है। अब ये चूंकि पूरा एक वेवलेंथ में दो लूप्स बनते हैं, एक लूप का मतलब होगा λ/2 और आधे लूप का मतलब हो जाएगा λ/4। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर अच्छा, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बाज़ाते खुद क्या होता है? वो ये होता है आपके पास कि अगर दो वेव आपस में, यानी कि किसी एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा वेव एक्ट करती हैं साइमल्टेनियसली इस तरह से कि जो रिजल्टेंट है आपके पास एम्पलीट्यूड वो तमाम वेव्स के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का सम हो जाए, तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि अगर आपके y1 है y2 है, दोनों ऐड होकर नेट y दे देते हैं। ये कैंसिल भी कर सकते हैं और ये दूसरे को ऐड भी कर सकते हैं। कैंसिलेशन के लिए ये होता है कि ये अगर आपके पास क्रेस्ट ट्रफ है तो दूसरी वेव का ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट है, उल्टा है तो ये कैंसिलेशन होगी। लेकिन अगर ये एक वेव का क्रेस्ट ट्रफ है और ये दूसरी का क्रेस्ट ट्रफ है, इसमें एडिशन होती है और ये नेट आएगा, बढ़ जाएगा वेवलेंथ। अच्छा, इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला याद कर लो, एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और डिस्टेंस के स्केयर के साथ, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, अगर दो वेव सुपरपोज करती हैं और उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव में कम हो जाती है, लेट्स सपोज, तो इंटेंसिटीज का अगर रिलेशन अगर हम देखें तो ये नीचे मैंने लिखे हुए मैक्सिमा और मिनिमा के वाले से, इनको जरा नोट कर लो। दोनों एम्पलीट्यूड के सम का स्केयर आएगा इधर, ठीक है, और नीचे दोनों एम्पलीट्यूड के डिफरेंस का स्केयर आएगा। ये रेशो, ये बाजार आ जाता है क्वेश्चन रेशो के वाले से, ठीक। तो यहां तक ये चीजें आपकी हो गई हैं। अभी बाकी जो चैप्टर पढ़ा है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर जो आएंगे हमारे, उनके नेक्स्ट टेस्ट होंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ